जय हिंद, नमस्कार साथियों का फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीटीएस कैंपस में। होमवर्क सीरीज जो ज्ञान बिंदु द्वारा चलाया जा रहा है दरोगा के लिए स्पेशल, वो आज डे 27 है। इससे पहले 26 डे का हम लोग कवर कर चुके हैं। 4 मार्च का ये आपका करंट अफेयर, ये टोटल आपका सेट होगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए हुए टोटल क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होगा। बहुत सारा डाटा इसमें इंक्लूड किया गया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया की सबसे ऊंची सुरंग सिंकोला सुरंग का निर्माण शुरू किया गया। यह कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? यह 15,800 फीट पे अवस्थित है। यह किस सीमा पर अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता प्रदान की गई? तो ये सेला सुरंग को प्रदान की गई। इसकी अगर टोटल ऊंचाई की बात करते हैं तो 13,000 फीट हो जाएगी। 13,000 फीट से ऊंचा पीआईबी का ये रिपोर्ट है। पीआईबी बात करते हैं ये किसे जोड़ती है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर अवस्थित है। भारत के किस राज्य में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया? यह किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया गया और भारतीय थल सेना के द्वारा यह विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व के बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का रैंक कौन सा हो जाएगा? तो भारत का स्थान है तीसरा। अगर वहीं कोयला में बात करते हैं तो चीन का स्थान है पहला, द्वितीय नंबर पर है आपका यूएस, तृतीय नंबर पर है भारत। भारत द्वारा जीरो नेट कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2070 तक। हाल ही में कहा विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन कैंपस विकसित किया गया है? तो यह नालंदा में किया गया, नालंदा में, जो कि बिहार में अवस्थित है। विश्वविद्यालय उद्घाटन, नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो कुमार गुप्त के द्वारा, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? ये आपका जोरहाट असम में किया गया है। अगर एकता की प्रतिमा की बात करते हैं तो सरदार पटेल की हो जाएगी। 182 फीट ऊंची है, 182 मीटर ऊंची है, नर्मदा नदी के तट पे। ज्ञान की प्रतिमा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अवस्थित हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की यह प्रतिमा होगी। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट यहीं से प्रतिमा के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ पर हम नोट डाउन किए हैं। समानता की प्रतिमा हो जाएगी हैदराबाद में, रामानुजाचार्य की। स्मृति की प्रतिमा किनकी होगी? तो यह कर्नाटक में केम्पगोड़ा में। शांति की प्रतिमा लद्दाख में स्थित बुद्ध की लेटे हुए प्रतिमा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये गुजरात में किया गया है। ठीक है, देखिए ओखा और द्वारकाधीश जो है कृष्ण की नगरी, उसे जोड़ने के लिए यह सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देश की पहली बहुपक्षीय अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू की गई? ये कोलकाता में शुरू की गई, अंडर वाटर। अगर मेट्रो की बात करते हैं तो सबसे पहले भारत में कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? अमृत भारत योजना स्टेशन योजना की शुरुआत ये 6 अगस्त 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के तहत किन 2 भारतीय राज्यों को जोड़ा जाएगा? तो ये केरल और लक्षद्वीप को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ को मान्यता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया? तो 2017 में इसे शामिल किया गया था। अगर कुंभ के बारे में बात करते हैं तो हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक 4 जगह पे यह आयोजन किए जाते हैं। वर्णन अगर कुंभ की प्राचीन समय में करते हैं तो सी यू की पुस्तक, एक बुक का नाम था सी यू की, किनका पुस्तक था? वेनसोंग, इनके द्वारा वर्णन किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किस विधानसभा द्वारा जनजातीय को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई? ये झारखंड विधानसभा के द्वारा मांग की गई है। अगर 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो अभी टोटल भाषाओं कितनी हो जाएगी? तो 22। अगर मूल भाषा की बात करते हैं तो कितनी थी? टोटल 14 थी। जोड़ी गई कौन कौन सी भाषा? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो,
डोंगरी, मैथाली और संथाली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन हो जाएंगे? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। FST भी इन्हें कहा जाता है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक से और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। नहरों का सबसे अधिक विकास अगर पूछा जाएगा तो फिरोज शाह तुगलक के हो जाएंगे। ठीक है। अगर दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा हिंदू सेवक किनके दरबार में थे तो फिरोज शाह तुगलक ही हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन की स्थापना कब और किनके द्वारा किया गया? तो 1574 में अकबर के द्वारा यह किया गया था। जर्जिया कर अकबर द्वारा कब खत्म किया गया? तो 1564 में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई तथा डाक प्रथा की प्रचलन करवाई? तो शेरशाह सूरी के द्वारा यह करवाई गई थी। अगर बात करते हैं NH1 और NH2, NH1 किसको जोड़ती है? अमृतसर को दिल्ली से और दिल्ली को कोलकाता से जोड़ती है NH2। शेरशाह सूरी के बारे में बात करते हैं, इनका बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। ठीक है। अगर बात करते हैं पटना शहर का नाम किन्होंने दिया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही दिया गया। रुपया जो अभी हम लोग यूज करते हैं वो किनके द्वारा चलाया गया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही चलाया गया। शेरशाह सूरी के मकबरा के बारे में बात करते हैं तो कहाँ हो जाएगा? सासाराम में। चलिए, प्राचीन भारत के किस खगोल शास्त्री को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है? तो ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है, ब्रह्मगुप्त को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नायर ने इस्तीफा दिया था। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तब भगत सिंह का एज कितना था? मात्र 13 साल, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना था? तो यह खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन को 1919 में स्टार्ट हुआ था। और इसकी जो अगर बात करते हैं मेन रूप से जो दो व्यक्ति था खिलाफत आंदोलन के, तो मोहम्मद अली हो जाएंगे, शौकत अली हो जाएंगे। इन दोनों के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ाने का काम गांधी जी किए थे। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसने नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो आगा खां हो जाएंगे, आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष भी कहे जाएंगे आगा खां को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो आगा खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक किस आंदोलन में बना था? यह स्वदेशी आंदोलन में बना था, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन में कब चला था? 1906 में, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से की गई थी? 1967 में। अगर आंसर की बात करते हैं तो हो जाएगा केशव चंद्र सेन के महाराष्ट्र की यात्रा से। और प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करते हैं तो 1867 में आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा किया गया था। मंजरी सेना और वानर सेना का संबंध गांधी के किस आंदोलन से हो जाएगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह हो जाएगा। इसमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। देखिए, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया गया तो इरविन द्वारा कहा गया कि इस आंदोलन को ध्वस्त करके गांधी जी को इंग्लैंड बुलाया जाए। तो गांधी जी सेकेंड आपका जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गए थे, लेकिन उन्होंने 11 सूत्री मांग रखे थे जिसको नहीं माना गया। इस 11 सूत्री मांग को किस बुक में गांधी जी ने बताया है? तो यंग इंडिया में बताया है, याद रखिएगा। समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को, लेकिन सहमति नहीं हुआ था। 1930 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था और सर्वाधिक महिला इसमें भाग लिए थे। बहुत सारा इंपोर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? 1938 में की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। भारत के संविधान में नागरिकों के उत्तरदायित्व का वर्णन कहाँ मिलता है? तो मौलिक कर्तव्य में मिलता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को। इसमें टोटल अगर पहले बात करते हैं तो 10 बातों पे किया गया था, लेकिन 11वां कब इसमें जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जो कि शिक्षा से रिलेटेड था। भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर किस राज्य का है? अगर केरल की बात करते हैं तो सबसे टॉप पे है। स्वास्थ्य, शिक्षा, SDG सब में टॉप पे है कौन? केरल। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय भारत के कितने शहरों में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 क्षेत्रों में अवस्थित है। देखिए, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो एक्ट 1934 हो जाएगा। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, लेकिन 1935 से 37 तक अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था?
तो कोलकाता में था। लेकिन 1937 के लेकर के अभी तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी तथा इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? 1951 से 56 की गई थी। गुलजारी लाल नंदा को उपाध्यक्ष बनाए गए थे। वहीं अध्यक्ष की बात अगर करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की वह महारत्न कंपनी जिसे गोल्डन विकास पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये भेल हो जाएगा। भेल ये कहाँ पर अवस्थित है? तो भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। किसने गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से किया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। इनकी जन्म की बात करते हैं तो कटक में हुआ था। 1938 और 39 में हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष थे। 1939 में भी इन्होंने जीता था, लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और किन्हें बनाया गया था अध्यक्ष? तो राजेंद्र प्रसाद को। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किए थे 1939 में। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। सन 12 फरवरी 1922 को किस स्थान पर बैठक हुई? असहयोग आंदोलन को रद्द करने की फैसला लिया गया। ये बारदोली में हुई थी। कारण क्या था? चोरी चोरा कांड जो हुआ था उसके कारण इसे स्थगित गांधी जी करने वाले थे। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था गोरखपुर में, जो कि एक जेल घर को जला दिया गया था। नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए एआई चैटबॉट कुंभ सहायक का शुभारंभ कितनी भाषाओं में किया है? ये टोटल 11 भाषाएं में की गई है। एआई की पहली बैठक अगर भारत में पूछा जाए कहाँ पे हुआ था भारत का, तो आपका दिल्ली में हो जाएगा। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित कौन सी है? मिश्रित धरोहर, तो कंचनजंगा हो जाएगी, सिक्किम में अवस्थित है। अगर यूनेस्को की बात करते हैं तो स्थापना इसकी हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगी? तो पेरिस। पेरिस किस नदी के तट पे है? सीन नदी के तट पे। पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की। भारत की अगर बात करते हैं तो 43 साइट इसमें इंक्लूड है अभी तक। भारत इसमें कब शामिल हुआ था यूनेस्को में? तो 1983 में। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बहुत सहायता करेगा। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कौन सा है तथा किस राज्य में निर्मित किया गया? यह पंबन ब्रिज हो जाएगा, तमिलनाडु में आपका स्थित है। देखिए, अगर बात करते हैं ढोला सादिया, तो ये कहाँ पे है? असम में। भूपेन हजारिका नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक गहराई से छोटा दिखाई देता है, यह किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का बर्तन का यह उदाहरण है। कोई भी चीज जैसे मान लीजिए कि कोई पेंसिल को टेढ़ा दिखाई देना पानी में, ऐसी कोई भी गतिविधियां हो तो वो सब अपवर्तन की घटना हो जाएगी। रडार द्वारा जहाज की स्थिति जानने हेतु किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ये रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति की सबसे कम और तरंग दैर्घ्य सबसे सर्वाधिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। परमाणु विक्रिया में उत्पन्न रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति विकिरण जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा के रूप में उपयोग करते हैं, उनका नाम क्या हो जाएगा? गामा किरणें हो जाएगा, गामा किरणें। इसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सामान्य से दूर मार्ग में झुक जाती है। प्रकाश के झुकने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा वर्ण सर्वाधिक विचलित होता है? देखिए, श्वेत प्रकाश यहाँ प्रिज्म से गुजरा और इस 7 रंगों में विभाजित हो गया। सबसे पहले जानते हैं कि इसका ये नियम किसका है? तो न्यूटन का नियम है। ठीक है, और आपको बता दें न्यूटन द्वारा परिभाषित किया गया था। और आपको बता दें सबसे ज्यादा होता है बैगनी रंग का, सबसे नीचे बैगनी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आधा होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया? तो यह आपका रोमर के द्वारा किया गया था। प्रकाश लाइट की सर्वाधिक आपकी चाल होती है निर्वात में। अगर माध्यम की बात करते हैं तो इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है लाइट को। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के विसरण का अपक्षरण करने की मात्रा क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं। इसकी मात्रा होता है डायोप्टर, जिसे डी से भी डिनोट किया जाता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किससे नियंत्रित किया जाता है? तो ये आइरिस होता है, आइरिस नियंत्रित करता है।
आंख में एक रस पाया जाता है जिससे विट्रियस ह्यूमस रस कहा जाता है। हम लोग की लेंस कौन सी होती है, तो उत्तल लेंस होती है, ठीक है। आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया भाग को दान किया जाता है, याद रखिएगा कॉर्निया को। यूरिया मानव शरीर के किस अंग द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, ये वृक्क किडनी के द्वारा किया जाता है। रक्त को छानने का कारण, देखिए कोई भी चीज को छानने का कारण क्या है, वृक्क है। वृक्क से प्रति मिनट कितना रक्त प्रवाहित होता है, तो 1200 सीसी। एक सीसी 1000 सीसी बराबर 1 लीटर होता है, मतलब 1.2 हो जाएगा लीटर। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बाइड ऑक्साइड निकालने के लिए जिम्मेदार है, तो फेफड़ा हो जाएगा, फेफड़ा। प्रत्येक गुर्दा बड़ी संख्या में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे नेफ्रॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन। मानव द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है, तो CO2 और यूरिया, ठीक है, ये दोनों अपशिष्ट पदार्थ हो जाएगा। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है, तो रंध्र से होता है, पौधे के रंध्र भाग से। अमोनिया को यूरिया में कौन सा परिवर्तित करता है, तो लीवर यकृत द्वारा ये प्रभावित किया जाता है। और बता दें आपको, यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। नेक्स्ट, वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, तो आपको इसे कहा जाता है वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य के वृक्क का भार लगभग कितना होता है, तो 140 से 42 ग्राम ये होता है। और लीवर की बात करते हैं तो 1.5 kg अप्रोक्स होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया, तो भार के आधार पर किया था। आवर्त की संख्या 7 थी और ग्रुप की संख्या 9 थी। अगर टोटल एलिमेंट की बात करते हैं तो 63 थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी थी, आवर्त की संख्या 7 36 थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों की किस समूह में रखा गया था, तो 0 ग्रुप में रखा गया, जिसे ग्रुप 18 भी कहा जाता है। अगर टोटल निष्क्रिय गैस की बात करते हैं तो 6 होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किस तत्व को उचित स्थान प्रदान नहीं किया जा सका, तो हाइड्रोजन को नहीं किया गया था, इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार कौन सा आवर्त अपूर्ण है, तो 7वां आवर्त जो है पूर्ण है। तत्व की संख्या 118 अभी तक। पोटेशियम को आवर्त सारणी के किस ग्रुप में रखा गया, तो ग्रुप 1 में रखा गया था। याद रखिएगा पोटेशियम और सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है डुबा करके। सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी, तो लिथियम हो जाएगी। सबसे भारी धातु हो जाएगी ओस्मियम हो जाएगी। अक्रिय गैसों में सबसे भारी सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाएगी, सबसे भारी गैस होगी रेडॉन और सबसे हल्की गैस होगी आपकी हीलियम। आवर्त सारणी पुरानी का पहला अंतिम तत्व कौन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा पहला और अंतिम हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम प्रतिपादन किसने दिया था, तो मोसलेट द्वारा ये दिया गया। तत्वों के वर्गीकरण के लिए तिर्यक नियम किसके द्वारा दिया गया, तो डेबनियर के द्वारा यह नियम प्रतिपादित किया गया। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के प्रेरित होकर तत्वों के वर्गीकरण हेतु नए नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह नियम प्रतिपादन करने वाला था मेंडलीफ द्वारा यह प्रतिपादन किया गया था, इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व कार्बन ग्रुप में शामिल तत्व नहीं है, देखिए रेडॉन और आर्गन नहीं है, बाकी सिलिकॉन, टीन और सीसा है। देखिए एक ट्रिक है याद करने का, जो कि यहाँ पर हम डिनोट किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कार्बन ग्रुप में कौन, कहे सीता जो सुने प्रभु, कहे से कार्बन, सीता से सिलिकॉन, जो से जर्मेनियम, सुनो, सुनो से एसएन से टीन, प्रभु पीबी से मतलब आपका सीसा। ये सब इंपोर्टेंट फैक्ट है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिथेनाइट्स तथा एक्टिनाइट्स समूह किस तत्व को ब्लॉक में आते हैं तथा इसकी कुल संख्या कितनी है, तो एफ ब्लॉक में आते हैं, 29 संख्या है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों के क्रमशः क्या कहते हैं, आवर्त वर्ग कहते हैं। किसने यह माना था कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व है, आगे चलकर तत्वों की विकास नहीं होगा। न्यूलैंड्स का यह मानना था अष्टक नियम में। आवर्त इसमें 7 था, ग्रुप 8 बना था, टोटल 56 तत्व खोजे थे, बोले थे इससे आगे नहीं होगा तत्व। पंचवर्षीय योजना का पहला योजना अवकाश कब तक रहा, तो 56 से 69 आपका पहला रहा। द्वितीय की बात करते हैं तो 78 से 80, तृतीय की बात करते हैं तो 51 से 92।
रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में आया था? तो मोरारजी देसाई के समय में आया था। रोलिंग प्लान की बात करते तो गुन्नार मिडाल द्वारा यह हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये आपका राव मनमोहन मॉडल पे आधारित है। नेक्स्ट, एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरुआत किस राज्य द्वारा सबसे पहले की गई? तो असम के द्वारा यह की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में बजट का पिता किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है 1860 में। और आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क सर के द्वारा दिया गया है करंट अफेयर्स में पेज 141 से 45, क्वेश्चन बैंक में 361 से 70, हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन 341 से 47, पॉलिटी में भाग 5 सीएजी और ज्योग्राफी में भारत की जनसंख्या, स्टैटिस्टिक्स में भारत के प्रमुख मेले। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क सीरीज का पूरे डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।